आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता पर। आज हम बात करेंगे क्लास 12th का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अर्थात मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का ये चैप्टर नंबर 1 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 12th के हिसाब से भी और आगे आपके कॉम्पिटिशन के बेसिस के हिसाब से भी। तो आइए अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत की। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता, जिस पर आपको क्लास 11th और 12th की कंप्लीट ज्योग्राफी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इस चैप्टर को हमने 3 भागों में बांटा है। स्टडी के हिसाब से इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा है, अर्थात मानव भूगोल के प्रकृति एवं विषय क्षेत्र यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। इसका जो हमारा पहला पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन इसके बारे में अर्थात परिचय। सेकंड पार्ट है इसका नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अर्थात मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार की है। इसमें हम बात करेंगे मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण अर्थात नेचुरलाइजेशन ऑफ मैन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। थर्ड है हमारा स्कोप एंड सब स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अर्थात मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। क्लियर? तो चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र, जिसके परिचय की हम बात करेंगे। भूगोल एक विषय के रूप में देखो, पृथ्वी की सतह के अध्ययन में भूगोल एकीकृत अनुभवजन और व्यवहारिक है। अर्थात जब हम पृथ्वी की स्टडी करते हैं तो उसमें जो भूगोल का एकीकृत अनुभव है ये हमारे जीवन में व्यवहारिक होता है। इस अनुशासन में पृथ्वी के भौतिक यानी प्राकृतिक और मानवीय दोनों घटक शामिल हैं। देखो, हमने क्लास 11th की ज्योग्राफी जो पढ़ी थी, फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें देखा था हमने भौतिक चीजें देखी थी, जैसे नदी, पहाड़, पठार एटसेट्रा। इसमें हम इन दोनों चीजों को लेंगे मानव भूगोल में, अर्थात भौतिक या प्राकृतिक और मानवीय दोनों घटकों को पढ़ा जाएगा। अर्थात भौतिक घटक भी पढ़े जाएंगे और मानवीय घटक भी पढ़े जाएंगे। भौतिक घटक की हम बात करें तो जैव मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, जीव मंडल हो गया। ये सारी चीजें किस में आ रही हैं? भौतिक में। ये सारी चीजें किस में आ रही हैं? भौतिक में। तो भौतिक और प्राकृतिक में सारी चीजें हैं, उनका मानवीय जीवन से क्या संबंध है, तो इन दोनों घटकों को हम एक साथ इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। हमारी जो भौतिक भूगोल है वो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है। अर्थात भौतिक भूगोल जो 11th क्लास में हमने पढ़ी थी उसमें हम भौतिक पर्यावरण की स्टडी करते हैं। और मानव भूगोल में क्या क्या स्टडी की जाएगी? मानव भूगोल में भौतिक अर्थात प्राकृतिक और मानव दुनिया के बीच संबंधों की स्टडी की जाएगी। अर्थात मानव घटनाओं को स्थानिक वितरण किस तरह से है और वे कैसे उत्पन्न होते हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। जो चैप्टर है हमारा मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र, इसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों को पढ़ेंगे। भौतिक या प्राकृतिक जो घटक हैं वो मानवीय जीवन से किस तरह से रिलेटेड है, किस तरह का उनमें इंटरेक्शन है, इसके बारे में भी बात की जाएगी। और भौतिक पर्यावरण का अध्ययन तो करेंगे, इसके साथ साथ मानव भूगोल में क्या क्या चीजें करेंगे हम? भौतिक या प्राकृतिक और मानव, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, कुछ मानवीय घटनाएं, उनका स्थानिक वितरण किस प्रकार से है, वो कैसे उत्पन्न होती हैं, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक और आर्थिक अंतर क्या है, इन सभी की स्टडी इसके अंतर्गत की जाएगी। क्लियर भाई? चलें आगे। देखो, यहां पर इस चीज को समझाने की कोशिश की गई है। यह है ह्यूमन, यह है फिजिकल यानी भौतिक या प्राकृतिक चीजें। अब प्राकृतिक चीजों में क्या आती है हमारी? जैसे हाइड्रोलॉजी आ गई, जलमंडल आ गया,
बायोग्राफीज आ गई, सॉइल्स आ गई, क्लाइमेटोलॉजी आ गई, एटसेट्रा। अब ह्यूमन का उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है तो कैसे, जैसे ह्यूमंस में हम बात करेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन क्या है, पॉलिटिकल चीज़ें क्या हैं उनकी, अर्बन चीज़ें क्या हैं, रूरल है, कल्चरल है, बिहेवियरल है, इकोनॉमिक है, ये सारी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत पढ़ी जाएंगी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो इन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है उसी के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। जैसे हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी, देखो फिजिकल ज्योग्राफी की हम बात करें फिजिकल में, तो सपोज करो मानव के पास एक हाउस है, मकान है, क्या है भाई, मकान है। अब वो मकान रहने के लिए यूज हो सकता है, कॉमर्शियल यूज हो सकता है उसका, और दूसरे यूज हो सकते हैं। अच्छा, ये मकान किससे बना है, किस प्रकार की सॉइल में बना है, ये सारी चीजें होगी फिजिकल। अब जब ह्यूमन इसके अंतर्गत रह रहा है तो ये ह्यूमन का इन फिजिकल एनवायरनमेंट से क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया। तो ये सारी चीजें ह्यूमन ज्योग्राफी में हम एक साथ स्टडी इनकी करेंगे। क्लियर। देखो मानव भूगोल या पृथ्वी की हम बात करें, जब पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो पृथ्वी के मुख्य रूप से दो घटक हैं। पृथ्वी के कितने, दो घटक हैं, वो कौन कौन से हैं। देखो पृथ्वी के प्रमुख रूप से दो घटक हैं, एक है प्रकृति जिसमें भौतिक पर्यावरण संबंध, भौतिक वातावरण सम्मिलित है, जिसमें हमारे पहाड़ हो सकते हैं, पर्यावरण हो सकता है, पानी हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, एटसेट्रा। ये सारे किसके घटक हैं, प्रकृति के या भौतिक पर्यावरण के। दूसरा घटक है जैविक, जिसमें जीव शामिल है, जीवन रूप होता है जिसमें हमारा मनुष्य भी शामिल है। इसमें एक कीट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, और हाइड्रोस्फीयर एनिमल्स हो सकते हैं, यानी जलीय जीव हो सकते हैं। तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा जैविक। तो पृथ्वी के दो घटकों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, एक प्रकृति यानी भौतिक पर्यावरण और एक जैविक। क्लियर। अगर हम साइंस में कहें तो उनको जैविक और अजैविक घटक के नाम से हम जानते हैं। क्लियर भाई। अब आगे हम बात करें भूगोल की प्रकृति की, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। देखो अब ये दो भौतिक घटक और मानव निर्मित तत्व दोनों की बात करें तो भौतिक घटक कौन कौन से हैं। देखो भौतिक घटक में भू-आकृति है, मिट्टी, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति, विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु हो सकते हैं, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, भौतिक घटक में। अब मानव निर्मित तत्व की हम बात करें तो मानव निर्मित तत्व में घर आ गया, घरों ने एक साथ कई सारे घर बस जाते हैं तो गांव बन गया, गांव जब थोड़ा डेवलप हो जाता है तो शहर बन जाता है, जब शहर बनता है तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बन जाता है, जल है, वहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है, खेतों में खेती की जाती है, और फिर व्यापार के लिए बंदरगाह बना लिए जाते हैं, और विभिन्न तरह की संस्कृति है वहाँ वो पनप जाती है। तो ये थे हमारे भौतिक घटक। अब देखो हम घर की बात करें, घर बनाए मानव ने रहने के लिए, जब ये बहुत सारे घर मिल जाते हैं तो गांव बन गया, अब गांव जब डेवलप हो जाता है तो शहर बन गया। अब शहर में ये चीजें कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज की जा सकती हैं, दुकान के लिए, फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए, यहाँ पर ये चीजें यूज की जा सकती हैं। तो पृथ्वी के दो घटकों की बात की, एक है भौतिक और एक है मानव निर्मित। तो भौतिक घटक में भू-आकृति है, मिट्टी है, जलवायु है, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विभिन्न प्रकार की वनस्पति और बहुत सारे जीव जंतु हो सकते हैं, जिनके बारे में हमने बात भी की है क्लास 11th की ज्योग्राफी, भौतिक फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। और मानव निर्मित तत्व हैं जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं हमारे भौतिक पर्यावरण में, जैसे घर, गांव, शहर, परिवहन, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर। अब हम बात करें कि मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मनुष्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, अर्थात जो एनवायरनमेंट हमें मिला हुआ है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट हमें मिला हुआ है, उसमें हमने क्या की, टेक्नोलॉजी का यूज किया, और टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने क्या किया, पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया की। अन्योन्य क्रिया को हम इंटरेक्शन कहते हैं। तो हमने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन किया। जो हमारी टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, वो प्राकृतिक कानून की समझ के आधार पर सांस्कृतिक विकास को भी दिखाती है। आदिम समाज प्रकृति से बहुत प्रभावित थे, जिसके कारण पर्यावरण या निश्चयवाद की ओर अग्रसर हुए, जहां उन्होंने प्रकृति के निर्देशों का अनुरूप अनुकूलन किया था। आरंभिक मानव समाज में संसाधनों के लिए प्रकृति पर गहरी निर्भरता थी। इसे माता प्रकृति के रूप में भी जानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब वन बाई वन इसको देखो, समझने की प्रयास करते हैं हम। मनुष्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और अपने पर्यावरण के साथ क्या करता है भाई, अन्योन्य क्रिया करता है।
हमें जो फिजिकल एनवायरनमेंट मिला हुआ है उसके में हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और उसके साथ इंटरेक्शंस करते हैं। जैसे अभी हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, अब दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हमने अपने रूम का एसी चालू किया हुआ है, तो हमने क्या किया है, टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट पर हमने इंटरेक्शन किया और फिजिकल एनवायरनमेंट पर काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल किया। क्या पहले हम ऐसा कर सकते थे? संभव ही नहीं था। पहले तो हमें सब कुछ प्रकृति के अनुसार ही चलना पड़ता था। बात करें पाषाण काल की, तो पाषाण काल में मनुष्य पूरी तरह से किस पर निर्भर था? प्रकृति पर ही निर्भर था। जैसे प्रकृति उसको चलाती थी वो वैसे ही चलता था। जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सपोज करो बहुत ज़्यादा तेज ठंड पड़ रही है, तो पहले पाषाण काल में क्या करता था मानव? किसी जानवर की खाल को ओढ़ लेता था, या गुफाओं के अंदर चला जाता था, कंदराओं के अंदर चला जाता था। मतलब ये तो पूरा प्रकृति कंट्रोल कर रही थी। या कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो मानव बगैर कपड़ों के घूमता रहता था। या बहुत तेज बारिश हो रही है तो मानव क्या करता था? किसी कंदराओं में, गुफा में छिप जाता था। तो इस तरह से अब हमने क्या किया है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा पर्यावरण के साथ अन्योन क्रिया की और प्रकृति की जो चीजें थी उनको काफी हद तक चेंजेज किया है। सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो हम आजकल क्या करते हैं, एक कमरे में बंद हो जाते हैं और एसी चला लेते हैं और हम पर उस गर्मी का कोई इम्पैक्ट ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। प्रौद्योगिकी प्राकृतिक कानून की समझ के आधार पर सांस्कृतिक विकास को दर्शाती है। जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारा नेचुरल लॉ है, उसकी समझ के आधार पर हमारी सांस्कृतिक विकास को दर्शाती है, जो हमारे सामने आज तक आता रहा है। आदिम समाज प्रकृति से बहुत प्रभावित था। वही पाषाण काल में या और पहले चले जाते हैं तो जो ह्यूमन था, जो आदि मानव थे, वो पूरी तरह से प्रकृति से प्रभावित थे। और इसी के कारण पर्यावरण या इसी चीज को हमने कहा था पर्यावरण निश्चयवाद। इसी चीज को हमने क्या कहा था? पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा था। क्लियर? इसकी ओर हम अग्रसर हुए और उन्होंने प्रकृति के निर्देशों का अनुरूप ही अनुकूलन किया, अर्थात प्रकृति ने जैसा उनको निर्देश दिया वो उसी के अनुरूप अपना काम करते चले गए। इसलिए पहले जैसे प्रकृति होती थी उसी हिसाब से चलते थे। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझो। यूरोप कंट्री है, जैसे हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में लोग कोट पैंट पहनते हैं। वो पहले से ही कोट पैंट पहनते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर इस तरह के कपड़ों का चलन हुआ। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ लोग धोती कुर्ते क्यों पहनते हैं? देखो, आप चाहे नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ चले जाओ, चाहे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, और उधर चले जाओ साउथ में, तो हर जगह धोती कुर्ते क्यों पहनते हैं? क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, हमारी उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जिसके कारण यहाँ पर हम इस तरह के कपड़े पहनते हैं, धोती कुर्ता। और इंग्लैंड में जो लोग हैं, अंग्रेज जो लोग हैं, जो यूरोपियन कंट्री है, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जिसके कारण वहां सूट का चलन था। आरंभिक मानव समाज में संसाधनों के लिए प्रकृति पर गहरी निर्भरता थी। स्टार्टिंग में जो मानव समाज था वो पूरी तरह से अपने संसाधनों के लिए प्रकृति पर ही निर्भर रहता था, इसलिए वो प्रकृति को माता के रूप में जानता था। जैसे पहले हम नीम को भगवान कहते थे, तुलसी माँ को हम आज भी मानते हैं, और राजस्थान में खेजड़ी की पूजा की जाती है, पीपल के वृक्षों की पूजा की जाती है, गंगा जो नदी है इसको हम माता कहते हैं। तो ये सब क्या था कि मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति को माता मानकर चलता था, उसी के ऊपर जीता था, और उसी की वो क्या करता था भाई, इसलिए उसकी वो क्या करता था, पूजा करता था। क्लियर? ये होप ये बात समझ आई होगी कि मानव का प्रकृतिकरण हुआ और प्रकृति का मानवीकरण। आगे हम चलें तो मानव की जो अन्योन क्रियाओं से किस तरह से उनका विकास हुआ इसके बारे में बात करते हैं। देखो, डायग्राम दिखाया गया है, मानव किस तरह से धीरे धीरे डेवलप होता चला गया, और आज ये जो मानव आपके सामने है, जो होमोसिपियंस है, वो स्टार्टिंग में इस तरह से हम मानव ही तो हैं, होमोसिपियंस की प्रजाति है। होमोसिपियंस धीरे धीरे प्रकृति से डेवलप होता गया, टेक्नोलॉजी का यूज करता गया, और आज आपके सामने है मानव है वो प्रेजेंट है। तो मानव अन्योन क्रिया का विकास किस तरह से हुआ, अर्थात मानव ने नेचर के साथ किस तरह से इंटरेक्शंस किया। तो समय के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ मनुष्य ने बेहतर तकनीक विकसित की, अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की। बेहतर टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी ने समाज को आवश्यकता की स्थिति से स्वतंत्रता की ओर स्थानांतरित कर दिया, अर्थात जिस चीज की हमें आवश्यकता थी उस स्थिति से स्वतंत्रता की ओर हमें क्या कर दिया, अग्रसर कर दिया, जिससे उन्हें संसाधनों का दोहन करने और नई संभावनाओं को
पैदा करने में मदद मिली। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, हमने क्या किया, हमारी जो जो आवश्यकता की स्थिति थी उससे हम स्वतंत्रता की ओर स्थानांतरित कर दिया। जिससे हमने क्या किया, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो फिजिकल एनवायरनमेंट में जो हमारे रिसोर्सेज पाए जाते थे, संसाधन पाए जाते थे, उनका हमने दोहन प्रारंभ कर दिया। और जब दोहन प्रारंभ किया तो नई नई संभावनाएं बढ़ने लगी। मानव गतिविधि ने पर्यावरण को एक नया आकार देना शुरू कर दिया। जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो मानव की जो गतिविधियां हुई, उन्होंने क्या किया, पर्यावरण को एक नया आकार देना शुरू कर दिया। शहरी विस्तार हो गए, अर्थात पहले घर बने, घरों से गांव, गांव से शहर बन गए। अब शहरों में व्यापार के लिए बंदरगाहों का निर्माण करने लग गए। कृषि की भूमि पर हम कृषि करने लगे। महासागरों के तल पर जाकर लगने लगे। समुद्री मार्गों को हमने खोज लिया। अंतरिक्ष में हमने उपग्रह छोड़ दिए तथा सांस्कृतिक भूदृश्य एक तैयार कर दिया। उपग्रह इत्यादि जैसे सांस्कृतिक भूदृश्य हमने तैयार कर लिए, क्योंकि हमने इस समय क्या कर ली थी, एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी। और टेक्नोलॉजी तो हमने डेवलप कर ली और हमारे पास संसाधन पहले से थे, तो उनका हमने विकास किया। तो इस तरह से मानव ने क्या किया, प्रकृति का क्या कर लिया, मानवीकरण कर लिया। तो प्रकृति को अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास करने लग गया और काफी हद तक उसमें सक्सेस भी हुआ, सफलता भी मिल गई उसे। अब हम बात करें, संभावनावाद की अवधारणा यहीं पर डेवलप होती है कि प्रकृति, हमने टेक्नोलॉजी अच्छी डेवलप की, जिससे हम क्या चले गए, हमारी जो आवश्यकता की चीजें थी उससे हम स्वतंत्रता की ओर जाने लग गए। और अब उस टेक्नोलॉजी के कारण हमने क्या किया, जो हमारे संसाधन थे उनका उपयोग किया, यूज किया, और इस तरह से हमें एक संभावना मिल गई। और यहीं से संभावनावाद की जो पॉसिबिलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी संभावनावाद की अवधारणा का प्रारंभ हो जाता है। तो संभावनावाद या पॉसिबिलिज्म की अवधारणा जो उभरी है वो दिखाती है कि प्रकृति हमें अवसर प्रदान करती है। क्या कह रहा है संभावनावाद की अवधारणा, कि प्रकृति हमें क्या कर रही है भाई, प्रकृति हमें अवसर प्रदान करती है। प्रकृति क्या कर रही है, हमें अवसर प्रदान करती है, और मानव क्या करता है, उसका उपयोग करता है और प्रकृति पर अपनी गतिविधि की छाप छोड़ता है। यही क्या है, संभावनावाद। संभावनावाद कह रहा है कि प्रकृति, संभावनावाद कहता है कि प्रकृति हम पे क्या कर रही है भाई, अवसर दे रही है। प्रकृति हमें अवसर प्रदान कर रही है और मानव उस अवसर का उपयोग करता है और प्रकृति पर अपनी गतिविधि की छाप छोड़ता है। इसी को हम संभावनावाद के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, संभावनावाद कहते हैं। प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी समाजों को प्रकृति के द्वारा लगाई गई बाधाओं को दूर करने, अर्थात प्रकृति ने जो बाधाएं लगा रखी थी उनको दूर करने, पर्यावरण को बदलने वाले जीवन शैली बनाने में, सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात टेक्नोलॉजी का काम क्या है, टेक्नोलॉजी का काम है कि हमारे प्रकृति के द्वारा जो हम पर रोक लगाई गई है, जो बाधाएं हैं, उनको दूर करते हैं, पर्यावरण को बदलने वाली जीवन शैली बनाने में सक्षम बनाने, और इसको चीजों को करने में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे समझने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे अच्छा हम समझते हैं, सपोज करो हम किसी ऐसी जगह रहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में है। कहां पर है भाई, ट्रॉपिकल रीजन में है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं। वहां पर बहुत तेज क्या पड़ेगी, सनरेज है, वो डायरेक्ट अर्थ पर आएंगी, सोलर इंसोलेशन बढ़ेगा, जिसके कारण वहां पर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। अब उस गर्मी को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या कर लिया है, एसी टेक्नोलॉजी का यूज किया और एसी बना लिए। एसी से हम क्या करते हैं, इस गर्मी से निजात पा लेते हैं, इस गर्मी से हम क्या पा लेते हैं, निजात पा लेते हैं। तो यही चीज ये समझा रहा है कि प्रकृति के द्वारा जो बाधाएं लगाई गई हम पर, तो पर्यावरण को बदलने वाली जीवन शैली, अर्थात पर्यावरण को बदलने वाली, अर्थात गर्मी के मौसम में हमने क्या ठंड का एहसास कर लिया और ठंड के मौसम में गर्मी का एहसास कर लेते हैं। तो इस तरह से ये चीजें बदलती हैं और हमने क्या कर लिया है, प्रकृति ने जो बाधाएं बनाई हैं हमारे ऊपर, उनको हमने दूर किया। प्रकृति की बाधाओं को दूर करके हमने क्या कर लिया, जीवन शैली को अच्छी बनाने वाली या चीजों में, सभी चीजों को, पर्यावरण को बदलने वाली, जीवन शैली बनाने वाली चीजों में, इनको बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर मेन था संभावनावाद क्या है, कि प्रकृति हमें अवसर देती है और मानव उस अवसर का फायदा उठाता है, उपयोग करता है और प्रकृति की गतिविधियों पर अपनी छाप छोड़ता है। क्लियर भाई, आगे चलें। अब दो चीजें पढ़ी हमने, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद। क्लियर। अब हम बात करते हैं मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण में
एक जियोग्राफर आए जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने एक नई थ्योरी दी और उस ग्रिफिथ टेलर इन्होंने एक नई थ्योरी दी। यह है ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने एक नई थ्योरी दी और उस थ्योरी को कहते हैं हम नव निश्चयवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म। नव निश्चयवाद क्या कहता है? या रुको और जाओ निश्चयवाद, या तो रुक जाओ या फिर आगे जाओ निश्चयवाद है। पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच की एक संतुलन दृष्टिकोण प्रदान करता है। अर्थात जो हमारे पास आया था पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद जो आया था, यानी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच के एक और थ्योरी दी थी ग्रिफिथ टेलर ने, जिसको न्यू डिटर्मिनिज्म या नव निश्चयवाद कहते हैं। इसको रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और इन दोनों के बीच का एक संतुलन दृष्टिकोण हमें प्रदान करता है। कौन किसके बीच का? पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच का। यह दर्शाता है कि मनुष्य प्रकृति के संकेतों का पालन करके उस पर विजय प्राप्त पा सकता है। ग्रिफिथ टेलर का कहना था कि मनुष्य प्रकृति के संकेतों को मानेगा तो उन पर यह विजय प्राप्त कर सकता है, जिसका अर्थ है कि विकास उन सीमाओं के भीतर ही हो सकता है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। इन्होंने यही कहा था कि हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अपना विकास करना है। यह अवधारणा अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी देती है। अर्थात इस तरह की गतिविधियां जो मानव के कंट्रोल में नहीं है, अनियंत्रित मानवीय, जिसमें मानव कंट्रोल ही नहीं कर रहा है और लगातार नेचुरल रिसोर्सेज का या फिजिकल एनवायरनमेंट का या प्राकृतिक संसाधनों का लगातार दोहन करता जा रहा है, तो वहां पर यह चेतावनी देता है। जिसके कारण क्या होते हैं भाई? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव हो गया, ओजोन परत की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय मुद्दे सामने आए हैं। अब ये सब चीजें क्यों आई हैं? क्योंकि हमने क्या किया है? अनियंत्रित मानवीय गतिविधि की है, अनकंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज की हैं, जिसके कारण क्या हुआ है? ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को हमें मिला है। अर्थात हमने बहुत सारी ऐसी गैसें निकाल दी हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। अब उनकी संख्या जब लगातार बढ़ती जाएगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। इन गैसों के कारण जो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है उसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जैसे CFC, AC से निकलने वाली गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, ये इस तरह की ओजोन, ये इस तरह की गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं और ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। इस पृथ्वी के तापमान का बढ़ना ही ग्रीन हाउस प्रभाव है। ओजोन परत में कमी आ रही है, जिसको ओजोन लेयर डिप्लीशन के नाम से भी जानते हैं, और बहुत सारे जलवायु परिवर्तन हुए हैं जो पर्यावरणीय मुद्दे बनकर जो सामने आए। इसके लिए सभी देश लगे हुए हैं कि भाई इस तरह की चीजों से बचा जाए। तो ये था ग्रिफिथ टेलर का नवनिश्चयवाद। इन्होंने यही कहा था कि हमें विकास तो करना है अपना, लेकिन विकास उन्हीं हदों में करना है कि हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएं। ग्रिफिथ टेलर का जो नवनिश्चयवाद था, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। इन्होंने पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के संतुलन या बीच का एक दृष्टिकोण सामने प्रस्तुत किया था। अब हम बात करें मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, यानी मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र की। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। मानव भूगोल को अत्यधिक अंतरिक विषय प्रकृति की सब्जेक्ट माना जाता है, विषय में माना जाता है। ये क्या करती है? पृथ्वी की सतह पर मानवीय तत्वों को समझने, यानी पृथ्वी की सतह है उस पर जो मानवीय तत्वों को समझने और समझाने के लिए सामाजिक विज्ञान में अन्य सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए करता है। अर्थात हम इसको क्लास फर्स्ट सेकंड से पढ़ते हैं, EBS के फॉर्म में, EBS विषय के रूप में पढ़ते हैं। 6th क्लास से हम सामाजिक विज्ञान के रूप में मानव भूगोल का अध्ययन करते रहते हैं। ज्ञान विस्तार के साथ साथ नए उपक्षेत्र उभर कर सामने आते हैं और मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जैसे जैसे हमारे ज्ञान का विस्तार होता है, वहां नए और उपक्षेत्र उभर कर आते हैं और ऐसा ही हो रहा है मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ में। ह्यूमन ज्योग्राफी की यहाँ पर ब्रांचेस दिखाई हैं डायग्राम की मदद से। देखो ये है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे कल्चरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, बिहेवियरल ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी और मेडिकल ज्योग्राफी। तो ये बहुत सारी इसकी क्या है? ब्रांचेज हैं
ह्यूमन ज्योग्राफी की, जहां पर हम ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं। अब यहां पर ह्यूमन ज्योग्राफी एग्जाम द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, अर्थात ये स्थानिक विकास है किसका, जनसंख्या का, मानव की जनसंख्या का स्थानिक विकास दिखा रहा है, उसका सेटलमेंट दिखा रहा है, उसका कल्चरल फिनोमेना दिखा रहा है अक्रॉस द अर्थ सरफेस, पूरी पृथ्वी की सतह पर। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो एक्सप्लोर टॉपिक सच एज माइग्रेशन, इसमें हमें पढ़ने को मिलता है, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण इसमें पढ़ने को मिलता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल इंटरेक्शंस, वो सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। दिस फील्ड सीक्स अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन शेप्स एंड आर शेप्ड बाय देयर सराउंडिंग। क्लियर। अब ज्योग्राफी की कुछ हम ब्रांचेज की बात करें। देखो, ज्योग्राफी को दो भागों में हम पढ़ते हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एक ह्यूमन ज्योग्राफी। 11th में हमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है, 12th में हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की हम बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें हैं। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी में हम वेदर के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, लैंडफॉर्म के बारे में बात करेंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बात करेंगे। जबकि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन, किस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी है, कहाँ पर कितनी जनसंख्या है, किस तरह से वो जनसंख्या बढ़ी हुई है, किस तरह से जनसंख्या की वृद्धि दर है, किस तरह से घनत्व है। अब वो हम एज के आधार पर उनका रेशो देख सकते हैं, मेल फीमेल का रेशो देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की कल्चर्स को हम देख सकते हैं। डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे, और डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो दो अर्थशास्त्री जो हमारे दक्षिण एशिया के हैं, डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमृत सेन के द्वारा दिए गए एचडीआई की हम बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर इकोनॉमिक कुछ एक्टिविटीज जिसमें प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्सरी एक्टिविटीज एटसेट्रा की हम बात करेंगे। ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास में, जिसमें हमने वेदर की बात की, क्लाइमेट की बात की, लैंडफॉर्म की बात की थी, टेक्टोनिक प्लेट्स की बात की थी, मानसून की बात की थी। ये सारी चीजें हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। देखो, ज्योग्राफी की डिफरेंट टाइप की ब्रांच है। अब ज्योग्राफी की, ह्यूमन ज्योग्राफी की हम बात करें तो उसमें देखो, ज्योग्राफी में पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गई, क्लाइमेट ज्योग्राफी फिजिकल में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, टेक्टोनिक। तो ये ज्योग्राफी की डिफरेंस क्या है, ब्रांच है। ये हमारी ज्योग्राफी की डिफरेंट ब्रांच, वेदर, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, इकोनॉमिक, टेक्टोनिक, डेवलपमेंट, लैंडफॉर्म, कल्चर एटसेट्रा, ये सभी क्या है, ज्योग्राफी की ब्रांचेज हैं। अब ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस या मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्रों की हम बात करें तो देखो, यह है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये इसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, किस तरह से हम इसकी स्टडी करते हैं। फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके सब फील्ड कौन कौन से हैं और कहाँ पर इनका इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस में कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो देखो, हम बात करें सोशल ज्योग्राफी की, तो सोशल ज्योग्राफी का कोई सब फील्ड नहीं है। अगर हम इसकी बात करें, ये इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन की अगर बात करें सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में सोशोलॉजी के फॉर्म में हम पढ़ते हैं, बिहेवियरल ज्योग्राफी साइकोलॉजी के फॉर्म में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबीइंग, वेलफेयर, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, ज्योग्राफी ऑफ लिटरेचर में सोशियोलॉजी, कल्चरल ज्योग्राफी की बात करेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन स्टडीज एटसेट्रा एटसेट्रा। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की हम बात करेंगे तो हिस्ट्री के अंतर्गत, मेडिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे तो एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत। तो ये क्या था, ह्यूमन ज्योग्राफी का जो फील्ड था वो, ये इसके सब फील्ड थे। बात करें अर्बन ज्योग्राफी की, तो अर्बन ज्योग्राफी का कोई भी सब फील्ड नहीं है। अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग के अंतर्गत हम इसकी स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोल ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी डायरेक्ट अगर इसके इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन में बात करें तो पॉल साइंस के रूप में, पैथोलॉजी के रूप में, मिलिट्री साइंस के रूप में एटसेट्रा। पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करें तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का कोई भी
सब फील्ड नहीं है, इसको हम बात करेंगे डेमोग्राफी के फॉर्म में। सेटलमेंट ज्योग्राफी की बात करें तो इसका भी कोई सब फील्ड नहीं है, इसको अर्बन और रूरल प्लानिंग में हम बात करेंगे। फिर बात करें इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, किसकी? इकोनॉमिक ज्योग्राफी की हम बात करें तो ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इनके बारे में बात करेंगे। अगर इंटरफेस बेस्ड सिस्टर डिसिप्लिन में बात करें तो देखो इकोनॉमिक्स, रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर साइंसेज, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये थे मानव भूगोल है, उसके क्षेत्र और उपक्षेत्र थे। ये फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी था, ये इसका सब फील्ड था। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारी क्लास 11th और 12th की कंप्लीट ज्योग्राफी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ने को मिले।